संरक्षक था, संरक्षक अकबर का। संरक्षक का नाम पाटन का तो नाम सुने हैं ना, पाटन पाटन, अहिलवाड़ पाटन, देवल रानी, कमला रानी। जो कमला रानी की, देवल रानी क्या थी? पुत्री थी। तो देवल रानी कहाँ चली जाती है? यूपीएससी का पेपर देने अलाउद्दीन खिलजी वाला, है ना। और कमला रानी को लेकर आता अलाउद्दीन खिलजी। तो बैरम खां भी क्या करने जाता है? इनसे तंडीवाड़ा का युद्ध होता है बैरम खां और अकबर से बीच में, जिसमें अकबर जीत जाता है और बैरम खां हार जाता है। और बैरम खां कहाँ जाता है? हज करने के लिए, मक्का और मदीना। लेकिन पाटन में कौन अफगान था जो इसकी हत्या कर देता है? हाँ, मुबारक खां। सलीमा बेगम का नाम आप लोग सुने ना? इनसे अकबर क्या करता है? विवाह करता। ठीक है, सलीमा बेगम से विवाह करता है। किनके मृत्यु के बाद? बैरम खां। पाटन में कौन था जो अफगान का मार लेता है? मुबारक खां। पाटन कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो इनसे विवाह कर लेता है और इनका ये मुबारक खां मार देता है। क्या होता है? अफगान होता है। क्यों मारता है? हाँ, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो होता है उसमें बैरम खां इसके पिता की हत्या कर देते हैं, उसी का बदला लेता है और उसको बैरम खां को मुबारक खां मार देता है। ठीक है, अब सलीमा बेगम से एक पुत्र पैदा होता है, उसका क्या नाम था? अब्दुल रहीम, जिसको बड़ा पाल पोस के बड़ा करके खाना के पोस्ट तक पहुंचाता है अकबर। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तालीवाड़ा के महामनंगा कौन थी? भाई माता थी। इनके कितने पुत्र और पुत्री थी? एक पुत्र। आदम खां था ना? जुझार खां कौन था? जुझार खां कौन था? हाँ, जुझार खां इसका दोस्त था। ठीक है, तो इसको क्या करता? जुझार खां को जो हाथी होती है, हाथी के पैरों तले दबवा देता है। कौन दबाएगा? अकबर। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि आदम खां को ये भड़काता है अकबर के खिलाफ। ठीक है, और अकबर क्या करता है? आदम खां को भी मार देता है। ठीक है, फिर से बोलिएगा सर। जो जुझार खां था ये आदम खां को भड़काता अकबर के खिलाफ, बोलता है कि आप सत्ता प्राप्त करो। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आदम खां जाता है और अकबर को मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन अकबर को न मार पाता है और अकबर खुद इसको मार देता है। ठीक है, तो इसको किसी तरह पता चलता है अकबर की कि सारा खड़ेन कौन रचा था? जुझार खां। तो जुझार खां को क्या करता है? हाथी के पैर तले दबवा देता है। ये सबसे विभत्सक घटना थी। ठीक है, दास प्रथा का अंत करेगा।
ठीक है। दास प्रथा का अंत 1562 में करता है, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देगा। हाँ 1500 आपको दिख रहा है यहाँ से? दिख रहा होगा पीछे ना? और जजिया कर की समाप्ति करता है। जजिया कर कौन लगाया था? कब? 1712। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम लगाता है, ठीक है। पूर्णतः कौन लगाएगा? मोहम्मद बिन कासिम क्या सब पे लगाता है? हाँ, फिरोज शाह तुगलक सब पे लगाएगा। ये महिलाओं और बच्चों को और ब्राह्मणों को वंचित रखता है, ठीक है। इसकी समाप्ति कौन कर रहा है अभी? अकबर। और इसके बाद फिर कौन लगाएगा? औरंगजेब सब पे लगा देगा। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये कब करता है? जजिया करती 1564 में, ठीक है। हिमायू का नाम जान ही रहे आप लोग। हिमायू पहला शासक था जिसने अपने भाइयों में संपत्ति का बंटवारा किया था। तो कामरान को काबुल और गंधार का एरिया दिया था। नोट कर लीजिए, काबुल और गंधार का क्षेत्र मिला था कामरान को। आप लोग एक और सुनते होंगे नाम, मनसबदारी व्यवस्था। इन दोनों में अंतर कोई बताएगा? पंद्रह सौ 67 में लाता मनसबदारी। अपने राज्याभिषेक के 11 वर्ष के बाद मनसबदारी व्यवस्था भारत में आता है, ठीक है। अभी मनसबदारी का हम पूरा कंसेप्ट लिखवाएंगे, आप लोग उसको कल पढ़ के आइएगा, फिर कल समझाएंगे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था से IAS में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो अक्सर लोग गलत करते हैं। जो IAS में क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा? मनसबदारी या जागीरदारी से, इन दोनों से आएगा IAS में। ये सब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ECS में आएंगे। ये सब किस में आएंगे? ECS में। लेकिन ये मनसबदारी से कहाँ से आएगा क्वेश्चन? ये IAS में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम इसका अकबर की राजपूत नीति बताए थे कल, दक्षिण भारत की नीति, ठीक है, गुजरात विजय की नीति है थे ना। तो क्यों जो चित्तौड़ का क्या बोलते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार था, मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार था चित्तौड़, ठीक है। तो चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण करता है अकबर? वहाँ की रानी से वो रानी से सामरिक भी महत्व था चित्तौड़ का, आर्थिक भी महत्व था और सांस्कृतिक भी महत्व था। तो सामरिक आर्थिक में क्या क्या आप रखेंगे लोग आपको? चलिए बताइए आप। हाँ
अभी आज क्यों अभी आए? अच्छा, कोई बताइए क्यों चित्तौड़ का विजय क्यों महत्वपूर्ण था इसके लिए? अभी गुजरात जाने का सबसे छोटा रास्ता, हाँ, गुजरात जाने का सबसे छोटा रास्ता। क्या? अगर चित्तौड़ मिल जाता उसको तो उसका जो इधर गुजरात हुआ, जो दक्षिण मध्य प्रदेश, हाँ, राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलते हैं चित्तौड़ को। राजस्थान तो प्रवेश द्वार था, साथ ही वो जीतने के कारण इसको गुजरात और बाकी इधर महाराष्ट्र वगैरह का एरिया वो आसानी से जा सकता था। हाँ हाँ, रास्ता रूट मिल जाता है इनको, रास्ता मिला। रूट अलाइंस था ये। हाँ, और बताइए। ट्रेड के लिए बेनिफिशियल था। हाँ, ट्रेड बेनिफिशियल था, ट्रेड में बेनिफिशियरी का काम कर सकता था। और अगर चित्तौड़ मिल जाता, बाकी जो राजपूत थे उसको स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, वेरी तो गुड। चित्तौड़ वाला वो महाराष्ट्र का नहीं थे। हाँ हाँ, अगर चित्तौड़ उसको मिल जाता तो सर ईरान वगैरह जो थे वहाँ से आक्रमण होता था, उसको पूरा मतलब सेफ्टी इसके लिए करता था। उसका जो बॉर्डर था सेफ हो जाता। चित्तौड़ दहशत भी फैला सकता था ना। हाँ। चित्तौड़ इतना बड़ा साम्राज्य था जो सारे साम्राज्य में दहशत फैला सकता था। अगर चित्तौड़ विजय हो जाता तो और सारे साम्राज्य क्या करते हैं, अधीनता वैसे ही स्वीकार कर लेते। ये भी था ना। और बताइए आप लोग चित्तौड़ के बारे में। जैसे आप लोग सोचेंगे नहीं तो लिख नहीं पाएंगे मेंस में। मान लीजिए फैक्ट रख लिए कि हो गया, लेकिन में इम्पॉर्टेंस क्या होता है, मेंस में ही आपके नंबर जुड़ते हैं। अगर मेंस आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आप इंटरव्यू में कुछ भी मिलता है तो क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप सोचने की आदत अभी से डालेंगे तभी आप मेंस में लिख पाएंगे, क्योंकि रट के कोई लिख नहीं पाता मेंस का। मेंस में जो भी आप रट के जाएंगे एक भी मतलब याद नहीं आता है। उस समय कुछ इतना प्रेशर रहता है, कुछ भी याद नहीं आएगा। तो आप सोचेंगे तभी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको अभी से सोचने की आदत बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चित्तौड़ का उद्देश्य क्या था, विजय करने का महत्व क्या था? चलिए पहले पॉइंट नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करके बताइए क्या महत्व रहा होगा, क्या उद्देश्य था। पॉइंट डालिए, नोट करके हमको बताइए महत्व में, उद्देश्य में। चित्तौड़ का क्यों महत्व था और उद्देश्य क्यों क्या था इसका। नोट कर लिया आप लोग। चलिए कल नोट करके ले आके हमको दिखाइएगा, इस पे लिख के ले आइएगा महत्व और उद्देश्य। मुगल कालीन प्रशासन में चित्तौड़ का महत्व क्या था और उद्देश्य क्या था।
चलिए डालिए हेडिंग मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी सिस्टम। मनसबदार दो शब्दों से मिलकर बना है। मनसबदार दो शब्दों से मिलकर बना है। मनसब प्लस दार। मनसब का अर्थ होता पद। तो पद कैसा होता था? सैनिक पद भी होता था, ठीक है। और दार का मतलब होता धारण करने वाला। हो गया। मनसबदार का विचार अरब के खलीफा अब्बा सईद के दिमाग का उपज था। मनसबदार का विचार अरब के खलीफा अब्बा सईद के दिमाग का उपज है। अब्बा सईद के दिमाग का उपज है। तथा अकबर ने इसे भारतीय स्वरूप दिया। इसलिए अकबर को भारतीय मनसबदारों का जनक माना जाता है। अकबर ने इसका भारतीय स्वरूप दिया, इसलिए अकबर को भारतीय मनसबदारों का जनक माना जाता है। इसकी शुरुआत अकबर ने अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष में किया था, ब्रैकेट में 1967 में। अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष, ब्रैकेट में 1967। हाँ सॉरी, हाँ 5067 सॉरी। हाँ, इसकी शुरुआत अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष। अकबर की मृत्यु भी अक्टूबर में ही होती है, 25 अक्टूबर को मर जाता है, ठीक है। जन्म भी अक्टूबर में होता है और मृत्यु भी अक्टूबर में होता है। हो गया यहाँ तक? अब पैरा चेंज कर लीजिए। मुगल सैन्य व्यवस्था का आधार स्तंभ था। मुगल सैन्य व्यवस्था का आधार स्तंभ था, जो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। जो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। हो गया? क्या कहाँ छूटा? आधार स्तंभ था, जो मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित था। पिलर फाउंडेशन, फाउंडेशन लिख लीजिए। अकबर ने अमीर सेना एवं नौकरशाही को इसके माध्यम से संगठित किया था। अकबर ने अमीर एवं सेना तथा नौकरशाही को मनसबदारी के माध्यम से संगठित किया था। अकबर ने अमीर जानते हैं ना? सेना भी होती है, नौकरशाही। को मनसबदारी के आधार पर संगठित किया था, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था, पैरा चेंज कर लीजिएगा। मनसबदारी व्यवस्था
मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधारभूत स्तंभ होने के साथ साथ मनसबदारी व्यवस्था मुगलों के सैन्य व्यवस्था के आधारभूत स्तंभ होने के साथ साथ इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली ही था। लिखवा दिया ना? ठीक है, पैरा फिर चेंज करके उसके नीचे लिखिए, रिपीट कर दीजिए, कोई बोले इनको। हो गया, नोट कर लिए। इसका उद्देश्य था सैन्य सुदृढ़ीकरण। पहला पॉइंट नोट करिए, उद्देश्य में है मुगल अफजात वर्ग को, पहला पॉइंट नोट करिए, किसी का छूट तो नहीं रहा है। मुगल अभिजात वर्ग को मुगल अभिजात वर्ग को राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर, अभिजात मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? अभिजात मतलब कुलीन, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होते हैं ना हर समाज में, जैसे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी क्या है? अभिजात वर्ग है ना। तो इनके लिए पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है कि नहीं बनाती है? इनको प्रोटेक्शन देती है कि नहीं देती है? अभी केस चल रहा ना, हाँ, सचिन माझे वाला, उन्हीं के संदर्भ में केस चल रहा ना। तो ऐसे ही अभिजात वर्गों के लिए था, ठीक है। तो मुगल अभिजात वर्ग को राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर उन्हें राज्य का अंग बनाना। जो धनी वर्ग होंगे उनको क्या करेंगे? सम्मिलित करेगा ना, क्योंकि वो विद्रोह वगैरह न करें और राज्य के साथ साथ वो भी विकास कार्यों में भागीदारी दें। तो यही अकबर ने भी किया था। हो गया इतना? उनकी वफादारी को सुनिश्चित करना। जो अभिजात वर्ग होता था उनकी वफादारी को सुनिश्चित करना। मुगल साम्राज्य की सिविल एवं सैन्य सेवाओं का संचालन उसी के द्वारा करवाना। पॉइंट में दिखवा रहे हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य की सिविल समझते हैं ना? यस सर। और सैन्य सेवाओं का संचालन उसी के द्वारा करवाना। रेवेन्यू का कलेक्शन वगैरह सिविल मामले होते हैं, और फौजदारी मामला भी होता है ना, तो उसको सैन्य में आते रखते हैं। सैन्य सेवा। मुगल साम्राज्य की सिविल एवं सैन्य सेवाओं का संचालन उसी के द्वारा करवाना। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? कैसे समझ रहे हैं आप लोग? मुगल साम्राज्य के सिविल एवं सैन्य सेवाओं का संचालन कैसे होगा? मनसबदारों के माध्यम से होता था ना। हाँ, और फिर पॉइंट में लिखे नौकरशाही व्यवस्था में दक्षता हासिल करना। नौकरशाही इफिशियंसी होता है, दक्षता मतलब नौकरशाही व्यवस्था में दक्षता हासिल करना। यहाँ तक सबका कंप्लीट है ना? किसी का छूटा तो नहीं ना? इतना समझ में आ गया ना? अब इसकी विशेषता लिखिए, मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता। अभी आगे सब लिखवा रहे हैं, कल समझाएंगे। एक बार पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है। इसको जब जितना हम लिखवा देंगे पूरा कंप्लीट, उसको 1-2 बार पढ़ के आइएगा। फिर कल आप लोग को इसको अच्छे से समझा देंगे, जीवन भर याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। भूलते बहुत तेज है आप लोग, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता मूल रूप से मध्य एशियाई एक स्तरीय व्यवस्था थी। मूल रूप से मध्य एशियाई
में एक स्तरीय व्यवस्था थी। मूल रूप से मध्य एशियाई में एक स्तरीय व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत अधिकारियों को दशमलव प्रणाली के आधार पर मनसब प्रदान किए जाते थे। हैं? मूल रूप से मध्य एशियाई में एक स्तरीय व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत अधिकारियों को दशमलव प्रणाली के आधार पर मनसब प्रदान किए जाते थे। कंप्लीट हो गया? किसी का छूटा नहीं है? हो गया ना? यस सर। मनसबदार 3 प्रकार के होते थे। मनसबदार 3 प्रकार के होते थे। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट मनसबदार, दूसरा उमरा, तीसरा अमीर आजम या उम्दा। फर्स्ट होता मनसबदार, पहले में मनसबदार लिखिएगा, ठीक है। जो 10 से लेकर, मनसबदार के आगे लिखिए 10 से लेकर 500 तक की मनसबदारी दिया जाता था। 10 से 10 to 500 तक का मनसबदारी मिलता था। फिर उमरा, दूसरा है उमरा। उमरा वर्ग में कितना दिया जाता था? 500 से 2500 तक मनसबदारी व्यवस्था था। तीसरा है अमीर आजम या उम्दा। इसमें 2500 से ऊपर का मनसब मिलता था। हाँ? क्या? हाँ, अमीर आजम या उम्दा बोलते थे। अमीर आजम या अमीर उम्दा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है ना? ठीक है, आगे लिखिए। न्यूनतम मनसबदार का अंक 10 था। पैरा चेंज करके लिखिए, न्यूनतम मनसबदार का अंक 10 था। तथा अधिकतम 10,000 तक होती थी। अधिकतम 10,000, परंतु सामान्य नियुक्तियां 5,000 मनसबदार पर की जाती थी। न्यूनतम कितने पे होते थे? 10 थे। वो दे देगा पॉइंट में। ये आईएएस में मनसबदारी व्यवस्था में था न्यूनतम 10, अधिकतम 10,000 और मध्य में 5,000 पर भी किया जाता। सही है कि गलत है? तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो न्यूनतम मनसबदार का अंक 10 था और अधिकतम 10,000, परंतु सामान्य नियुक्तियां 5,000 के मनसबदार पर की जाती थी। क्लियर हो गया? बादशाह अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को 66 श्रेणियों में विभाजित किया था। बादशाह अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को 66 श्रेणियों में विभाजित किया था। हालांकि अबुल फजल अपने आईने अकबरी, अबुल फजल की कौन रचना थी? आईने अकबरी। फारसी में थी कि तुर्की में? हाँ, फारसी में थी, ठीक है। आईने अकबरी में 33 श्रेणियों का उल्लेख करता है। 33। बादशाह अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को 66 श्रेणियों में विभाजित किया था। टोटल मनसब डिवाइड बाय 66। हाँ, हालांकि अबुल फजल अपने आईने अकबरी में, जो अबुल फजल की रचना थी आईने अकबरी, उसमें 33 श्रेणियों का उल्लेख करता है, ठीक है। इसमें समझ में आ रहा है जो लिखवा रहे हैं ना? लैंग्वेज में क्लिष्टता नहीं ना है? समान लैंग्वेज है ना? ठीक है। इस व्यवस्था में मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह के हाथ में होती थी।
हो गया। जिस पर वो प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था, डायरेक्ट कंट्रोल रखता था, वो प्रत्यक्ष नियंत्रण था, प्रमोशन यानी पदोन्नतित करता था, एवं स्थानांतरण भी करता था। समझ में आ गया ना क्या क्या करता था? उन पे डायरेक्ट कंट्रोल रखता था, प्रमोशन भी करता था और रिप्लेसमेंट भी करता था, स्थानांतरण भी कर सकता था। ये किसके पास अधिकार थे? बादशाह के पास थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, मनसबदारों का पद वंशांगत नहीं होता था। मनसबदार का जो पोस्ट होता था इनहेरिटेंस नहीं था। इनहेरिटेंस मतलब वंशांगत। ठीक है। तो ये पूछेगा कि मनसबदार का पोस्ट वंशांगत था? नहीं। आईएएस में पूछ देगा एक पॉइंट लगा के, तो आप लोग क्या मारेंगे? नहीं था। उस पर टिक करेंगे कि था पे टिक करेंगे? नहीं पर टिक करेंगे ना कि मनसबदार का पद वंशांगत नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आईएएस में। ठीक है। बल्कि बादशाह द्वारा इनके अधिकारों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार था। आर्टिकल 2 में जानते हैं क्या है? आर्टिकल 2 में क्या है तो बताएगा? हाँ? अधिकारियों का वेतन और उसके भत्ते। कोई एक बताए, कौन बता रहे हैं? चलिए बताइए। सर वो यूनिट जो स्टेट होता है उसका बाउंड्री बढ़ाना घटाना हो, उसके लिए यानी सीमाओं में परिवर्तन वगैरह करना हो तो आर्टिकल 2 के थ्रू हम जाते हैं ना। तो एक सब काम कौन कर रहा है? बादशाह ही करता था ना। समझ में भी पॉइंट में दे देगा कि सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसको था। ठीक है। किसी को 5,000 देना है कि 10 देना है कि 500 देना है कि इस सीमा से यहाँ तक देना है, दोआब वाले क्षेत्र में मनसब देना है कि राजस्थान के जैसलमेर में देना है, तो ये सब किस पे निर्भर था? बादशाह के पास था अधिकार। ठीक है। मनसबदार बनाने की योग्यता मनसबदार बनने की योग्यता बादशाह सलामत द्वारा निर्धारित होता था। बादशाह सलामत मतलब जो बादशाह होता था उसके द्वारा निर्धारित होता था। और मनसबदार साम्राज्य के प्रति कितना निष्ठावान है? मनसबदार जो होता था साम्राज्य के प्रति कितना निष्ठावान है, यही उसकी व्यक्तिगत योग्यता होती थी। मनसबदार की योग्यता क्या होती थी? वो साम्राज्य के प्रति कितना निष्ठावान है, वो इसकी व्यक्तिगत योग्यता होती थी। कोई योग्यता नहीं था कि इतना पढ़ा लिखा हो, ये डिग्री हो और पीएचडी हो, ये सब किया हो तभी वो मनसबदार होगा। ठीक है। तो कितना क्या था? साम्राज्य के प्रति निष्ठावान है, वही सबसे बड़ा मनसबदार होगा। मानसिंह का नाम आप लोग सुने थे ना? ठीक है। हाँ, वो 18 जून भी देता है, 21 जून भी देता है। कौन? 1573 हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। कहीं कहीं 21 जून दिया, कहीं कहीं 18 जून। ठीक है। तो उसमें कौन संचालित किया था हल्दी घाटी का युद्ध? आसफ खान। हाँ, हाकिम खान सूर क्या था? सेनापति था। ठीक है। तो ये सब क्या था? योग्यता। कितना कोई निष्ठावान है, कोई इसकी योग्यता होती थी। विभिन्न अंकों आगे फिर लोग नोट करिए।
विभिन्न अंकों की संख्या जो विभिन्न अंकों की संख्या जो 10 से डिवाइड हो यानी 10 से विभाजित हो जाए। अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। विभिन्न अंकों की संख्या जो 10 से विभाजित हो जाए अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। फिर पॉइंट में लिखिए, इससे मुगल प्रशासनिक सेवा के अनुक्रम में, अनुक्रम मतलब समझ रहे हैं ना, कौन छोटा कौन बड़ा होगा ये सब ना, अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता था। कौन 500 का मनसबदार है, कौन 5000 का है, कौन 7000 का मनसबदार है, तो इससे डिवीजन से ही होता था निश्चित। इसमें मुगल प्रशासनिक सेवा के अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता था। हो गया ना कंप्लीट यहाँ तक? किसी का छूटा नहीं ना? इससे शाही पदानुक्रम व्यवस्था में उसका मनसब से स्थान एवं वेतन निर्धारित होता था। इससे शाही पद अनुक्रम व्यवस्था में उसका मनसब से स्थान एवं वेतन निर्धारित होता था। हो गया यहाँ तक? मनसबदारों का वेतन आमतौर पर नगद के बदले जागीर के रूप में दी जाती थी। ये सब आईएएस में से पॉइंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। मनसबदारों का वेतन आमतौर पर नगद के बदले जागीर के रूप में दी जाती थी। मनसबदारों का वेतन आमतौर पर नगद के बदले जागीर के रूप में दी जाती थी। यहां तक क्लियर है ना? जागीर, हाँ बताइए। जागीर हम बताते हैं, एक वतन जागीर और जागीर होता था। हाँ, वतन जागीर में क्या है? किस बुक से आप पढ़े? लाइए बुक हमें दिखाइए। ये वतन जागीर सिर्फ राजपूतों में ही फेमस था। राजपूतों को ही दिया गया था वतन जागीर का अधिकार, और किसी को दिया भी नहीं गया था, ठीक है। ये सिर्फ किसको दिया गया था? राजपूतों को ही दिया गया था, और ये वंशांगत होता था जागीर के साथ। हाँ, तो ये सिर्फ राजपूतों को ही मिला था वतन जागीर। ये वंशांगत था, ये स्थानांतरण नहीं होता था इसमें, ठीक है। और जो उनकी पहले की संपत्ति होती थी वो वतन जागीर के रूप में ही दिया जाता था। जैसे एक मनसबदार हो तो उसको जागीर भी मिल गई, और उसकी जो पैतृक संपत्ति है वो भी वतन जागीर के, वतन मतलब उसकी पैतृक संपत्ति, उस पर भी वो अपना कमाए खाए जो करना चाहे सो करे, यही वतन जागीर था। और ये सिर्फ राजपूतों को ही मिला था और किसी को मिला भी नहीं था वतन जागीर, ठीक है। हाँ क्या इनका व्यक्तिगत अधिकार इस पे था, वंशांगत होता था। अभी आप कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं, जो बता रहे हैं उसको समझिए और बुक ले लीजिएगा एनसीईआरटी, ठीक है। और किसी का नोट्स अच्छा हो
उससे आप पढ़ लीजिए हैं। और अभी नेट पे मत ज़्यादा जाइए, नेट पे क्या आउटपुट वगैरह होता है ना, उसमें बहुत गलत दिया होता है। लिखा है व्हाट इज वतन जागीर, तो यही लिखा है वतन जागीर फॉर द पर्सन हु कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम ईच विलेज एंड गिव देम टू मनसदा। आप मतलब हम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसी आप बाईजीएस क्लास पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली तक चले जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, सारे क्लास वहीं के वहीं रह जाएगा आपका, ठीक है, और समझ में नहीं आएगा आपको, फिर वापस आ जाएंगे। तो इसी को हम सिंपल भाषा में वतन जागीर बता रहे हैं कि राजपूतों को मिला था सिर्फ, और इनका जैसे पैतृक संपत्ति होती थी उसी को वतन जागीर बोलते थे। पैतृक संपत्ति में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, इनके आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सकती थी, और जो इसका कलेक्शन होता था वो अपने व्यक्तिगत में रखते थे, ठीक है। और जो जागीर होता था, जो सेवा के बदले दिया जाता था जागीर, उससे वो अपना सेना उना संचालित करते थे, ठीक है। ये राजपूतों को मतलब लुभाने की पॉलिसी थी राजपूत नीति में अकबर की, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी अकबर की, वतन जागीर, ठीक है। वैसे क्या किया था, सारे साम्राज्य में लोगों का भूम हड़प कर लिया गया था, खालसा भूम में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन राजपूतों के साथ ये नीति नहीं थी, ठीक है। आगे लिखिए। कहाँ पे थे हम? उसके आगे लिखिए पॉइंट में, जागीर देने का अर्थ था जागीर देने का अर्थ था नागरिक क्षेत्र से राज्य को प्राप्त सभी देयों वसूली का अधिकार। जागीर देने का अर्थ था नागरिक क्षेत्र, मतलब जो पीपुल्स होते थे, नागरिक क्षेत्र से राज्य को प्राप्त सभी देयों वसूली का अधिकार। वही कलेक्शन टैक्स वगैरह का, नागरिक क्षेत्र से राज्य को प्राप्त सभी कलेक्शन या देयों वसूली का अधिकार। अकबर ने इस व्यवस्था को 1567 में लागू किया था। अकबर ने इस व्यवस्था को 1567 ईस्वी में लागू किया था। लेकिन इस समय तक कोई मनसबदार कितना घुड़सवार रखता था इसका कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। अकबर ने इस व्यवस्था को 1567 में लागू किया था, लेकिन इस समय तक कोई मनसबदार कितना घुड़सवार रखता था इसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। हाँ, घुड़सवार होते ना, छूट गया क्या? देखिए, अकबर ने इस व्यवस्था को 1567 ईस्वी में लागू किया था, लेकिन इस समय तक कोई मनसबदार कितना घुड़सवार रखता था इसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। हो गया? फिर पॉइंट में लिखिए 1573-74 1573-74 में अकबर द्वारा दाग एवं चेहरा प्रणाली को अपनाया गया। दाग और चेहरा कौन शुरुआत किया था? सभी लोग क्यों नहीं बोलते? अभी सभी लोग को नहीं पता क्या? हाँ, दाग चेहरा प्रणाली कौन शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दाग चेहरा प्रणाली को अपनाया गया, जिसके तहत सिपाही का चेहरा, जो सैनिक होता था उसका चेहरा
घोड़ों की संख्या तथा उनकी किस्म, घोड़ा किस कदर का है, अड़ियल घोड़ा है कि अच्छा घोड़ा है, वो सब भी निर्धारित होता था। नस्ल का। हाँ, नस्ल, किस्म। आदि का संपूर्ण विवरण लिया जाने लगा। तथा घोड़े के पुट्ठे पर राजकीय निशान लगाया जाने लगा। घोड़े के पुट्ठे पर राजकीय निशान लगाया जाने लगा। ताकि मनसबदार अनियमितता न बरत पाए। ताकि मनसबदार अनियमितता न बरत पाए। फिर आगे पॉइंट लिखिए। 1595-96 में 1595-96 में अकबर ने जात एवं सवारों के पद का सृजन किया। 1595-96 में अकबर ने जात एवं सवारों का पद का सृजन किया। जात जो बैठता, जात, सवार, घोड़ा और उस पे सैनिक जो होता था, के पद का सृजन किया। जात का अर्थ है पद एवं प्रतिष्ठा। जात का अर्थ है पद एवं प्रतिष्ठा। तथा सवार का अर्थ है घोड़ों की संख्या। जात का अर्थ है पद एवं प्रतिष्ठा, सवार का अर्थ है घोड़ों की संख्या। फिर पॉइंट में लिखिए, किसी भी व्यक्ति की पद, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। किसी भी व्यक्ति के पद की स्थिति सवारों की संख्या से नहीं बल्कि जात की संख्या पर निर्भर करती थी। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति के पद की स्थिति सवारों की संख्या से नहीं बल्कि जात की संख्या पर निर्भर करती थी। इसके बाद नेक्स्ट कल लिखवा देंगे, इसमें जो बच रहा है अभी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ सर, ये जो अंक लिखवाए हैं, अंक में नहीं पूरा लिखवा दे दीजिए, फिर कल से नहीं पूछिए। अंक मतलब होता क्या है? ये 10 से 500 अंक माने समझ क्या है? वो कल हम बताएंगे, कल पूरा लिखवा देंगे तो बताएंगे।